हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम तिवारी। आज हम लोग पढ़ाई करते हैं सक्रियता श्रेणी या फिर रिएक्टिविटी सीरीज़ की। क्या बोला मैंने? सक्रियता श्रेणी या फिर रिएक्टिविटी सीरीज़ की। तो होता क्या है कि आपका जो पीरियडिक टेबल है, जो आवर्त सारणी है, उसमें तत्वों को, एलिमेंट्स को उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे, उनकी सक्रियता के आधार पर एक सीरीज़ में अरेंज किया गया है, एक श्रेणी में रखा गया है। मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन है और सबसे कम सक्रिय कौन है। तो ऐसे करके उनको एक श्रेणी में रखा गया है, उनको एक सीरीज़ में प्लेस किया गया है। उसी सीरीज़ को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। ठीक है, तो डिफाइन कैसे कर रहे हैं? द सीरीज ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। तत्वों को उनकी सक्रियता के आधार पर जब हम श्रेणी में सजाते हैं तो जो श्रेणी हमको प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? सक्रियता श्रेणी कहलाती है। ठीक है, तो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बहुत सारे जितने आपके पीरियडिक टेबल में, जितने आवर्त सारणी में आपके तत्व हैं, उन सब की स्टडी की गई। ठीक है, उन सबको पढ़ा गया, उन सबका अध्ययन किया गया और उस आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन है? पोटेशियम है। ठीक है, उसके बाद सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर और गोल्ड है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सक्रिय होने का मतलब क्या है? रिएक्टिव होने का मतलब क्या है कि अगर जरा सा भी मौका मिले, ठीक है, तो ये क्या काम करेगा? तुरंत रिएक्शन कर लेगा, तुरंत कोई ना कोई अभिक्रिया कर लेगा। ये फ्री नहीं रहेगा, ये स्वतंत्र रूप से आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये क्या होगा? स्वतंत्र आपको नहीं मिलेगा। इसको जरा सा भी मौका मिला तो ये तुरंत रिएक्शन कर देगा। ठीक है, अब पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम से, मतलब पोटेशियम ज्यादा सक्रिय है सोडियम से। इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब मान लीजिए, ऐसा समझिए कि पोटेशियम और सोडियम में अगर लड़ाई हो जाए, ठीक है, तो पोटेशियम जीत जाएगा और सोडियम क्या हो जाएगा? हार जाएगा। क्लियर है? मतलब पोटेशियम ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा सक्रिय है। ठीक है, इसी तरीके से सोडियम कैल्शियम में अगर कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए, तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, कैल्शियम क्या है? कम रिएक्टिव है। क्लियर है? तो जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है? सक्रियता घटती है। जो रिएक्टिविटी होती है एलिमेंट्स की, तत्वों की, वो क्या होती है? घटती है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देखिए, अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, घटती क्रियाशीलता। ठीक है, आप ऊपर से नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी घट जाती है। अब आप देखिए, गोल्ड है ना, हम लोग इसका ऑर्नामेंट यूज करते हैं, हम लोग इसके गहने इस्तेमाल करते हैं, तो वो रिएक्टिव है? नहीं है। ठीक है, काफी कम रिएक्टिव है। लेकिन अभी आप सोडियम का कोई गहना इस्तेमाल करिए, सोडियम को गले में पहनने की कोशिश करिए, या फिर आप पोटेशियम को पहनने की कोशिश करिए गले में, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, स्किन इरिटेशन हो जाती है, त्वचा संबंधी कुछ आपको बीमारियां हो जाएंगी, कुछ फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसा करके कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ? ऊपर से नीचे आए तो क्रियाशीलता क्या हो गई? घट गई। क्लियर है? रिएक्टिविटी क्या हो गई? डिक्रीज कर गई। मतलब सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है और गोल्ड क्या है? सबसे कम रिएक्टिव है। क्लियर है? इसी प्रकार जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है? बढ़ती है। क्रियाशीलता क्या हो रही है? बढ़ रही है। मतलब क्या है? गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, जब आप सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं तो क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्लियर है? इतनी चीज क्लियर हो गई। अब इतनी जो बात की चीजें हम लोग वही बाद में देखेंगे। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। बीच में देखिए हमने हाइड्रोजन को घेर रखा है, इसका क्या मतलब है? ये हाइड्रोजन को मैंने घेर रखा है, इसका क्या मतलब है? हाइड्रोजन ही रेफरेंस है। ठीक है, हाइड्रोजन ही क्या है? रेफरेंस है। जैसे आप अगर स्केल का इस्तेमाल करें, ठीक है, कोई दूरी नापने के लिए अगर आप स्केल का इस्तेमाल करते हैं और सोचिए उस स्केल में 0 नाप है, तो कैसे नापेंगे? थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हाइड्रोजन यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट है। क्लियर है? तो अब हम लोग देखते हैं क्या होता है कि हाइड्रोजन से नीचे की जो धातुएं हैं, यहाँ सबकी की सभी धातुएं हैं, हाइड्रोजन के नीचे के जो मेटल्स हैं वो क्या हैं? इनको लीस्ट रिएक्टिव मानते हैं, सबसे कम क्रियाशील। ठीक है, और हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है। क्लियर है?
हाइड्रोजन से ऊपर ज्यादा रिएक्टिव, हाइड्रोजन से नीचे क्या है, कम रिएक्टिव है। क्लियर है। अब देखिए होता क्या है, एक टाइप का सवाल आता है कि आपको ऐसे दे देगा कि एक एग्जाम क्वेश्चन दे देगा, ये कहा है कि आपको दे दिया, एक एग्जाम क्वेश्चन दे देता है जिसमें कॉपर लिखा है, सोडियम लिखा है, पोटेशियम लिखा है और कैल्शियम लिखा है। ठीक है, एक क्वेश्चन है जिसमें 4 एलिमेंट्स को आपको दिया गया है, क्या है, कॉपर है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। क्लियर है। अब पूछा है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व, जब कौन सा तत्व है जो कि आपका जो हाइड्रोजन एसिड है, ठीक है, मतलब कोई ऐसा एसिड, कोई ऐसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन हो। ठीक है, वैसे तो सभी होते हैं पर आप आगे पढ़ेंगे कि ऐसे भी एसिड्स होते हैं जो हाइड्रोजन आपको नहीं देते हैं। क्लियर है। तो सवाल आपका ये पूछेगा कि बताइए इन चारों तत्वों में से, इन चारों एलिमेंट्स में से कौन सा ऐसा तत्व है जो कि हाइड्रोजन से या फिर किसी अम्ल से क्रिया करके, ठीक है, हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जैसे ये सभी के सभी क्या है, मेटल है ना, ये सभी के सभी मेटल हैं, धातु हैं। और धातु की एक प्रॉपर्टी ये होती है, कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि जब भी धातु, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस चैप्टर में, कि जब भी कोई धातु, कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करता है, किसी अम्ल से क्रिया करता है, तो क्या होता है, उस मेटल का सॉल्ट बन जाता है ना, उस धातु का लवण बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है ना। ये सारे मेटल्स का प्रॉपर्टी है। लेकिन अभी आपको इसमें दे रखा है कि इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो कि अम्ल से क्रिया करके, एसिड से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, हमने आपको बताया ना कि हाइड्रोजन से ऊपर क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। मतलब क्या है, अगर लेड की बात की जाए तो लेड ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा सक्रिय है, और हाइड्रोजन क्या है, कम सक्रिय है। और अगर हम कॉपर की बात करें तो हाइड्रोजन ज्यादा सक्रिय है और कॉपर क्या है, कम सक्रिय है। तो अभी आप देखिए, अगर हाइड्रोजन और कॉपर में लड़ाई हो तो जीतेगा कौन, ज्यादा सक्रिय कौन है, हाइड्रोजन सक्रिय है, तो लड़ाई में जीतेगा कौन, हाइड्रोजन जीतेगा। क्लियर है ना। इसका मतलब क्या है, कॉपर कम रिएक्टिव है, हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो बात दरअसल ये निकल के आती है कि आप देखें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तीन के तीनों ही क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, ज्यादा सक्रिय है। देखिए ये सब क्या है, इस सीरीज में, ये सीरीज अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। इस सीरीज में पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, जो 3 तत्व लिखे गए हैं, वो सब के सब क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर है। ठीक है, अब वो अगर हाइड्रोजन से ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, उनकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन से ज्यादा है। और वो सभी जब किसी अम्ल से क्रिया करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगे, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन ऐसे सभी धातु जो कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे हैं, ठीक है, वो जब अम्ल से क्रिया करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं करेंगे। जैसे हम आपको एक एग्जांपल लिख देते हैं कि अगर कॉपर हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब देखिए कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है, कॉपर की क्रियाशीलता क्या है, कम है, हाइड्रोजन की क्रियाशीलता क्या है, ज्यादा है। देखिए इसमें हाइड्रोजन है ना, भाई एसिड है तो हाइड्रोजन आयन रहेगा, तो हाइड्रोजन की क्रियाशीलता क्या है, ज्यादा है। तो अब हाइड्रोजन की क्रियाशीलता ज्यादा होने का मतलब क्या, हाइड्रोजन ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा स्ट्रांग है तो कॉपर जीत ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी हम देखें यहाँ पे सोडियम और अगर हम ये H2SO4 का रिएक्शन कराएं, ठीक है, तो अब देखिए कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन ज्यादा क्रियाशील है, सोडियम ज्यादा क्रियाशील है। क्यों? क्योंकि सोडियम इस श्रेणी में, इस सीरीज में ऊपर है और हाइड्रोजन क्या है, नीचे है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा Na2SO4, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट, और आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। तो पहली चीज आपने सीखी, क्या सीखी, कि वे सभी धातुएं जो कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, ठीक है, वो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगे। ठीक है, सभी मेटल्स जो कि
रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है वो सब एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन देंगे। और क्या है कि वो सभी एलिमेंट, वो सभी मेटल्स, ठीक है, ये भी नीचे मेटल्स हैं जो कि हाइड्रोजन से नीचे हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, वो जब किसी एसिड से रिएक्ट करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आपने कॉपर का एग्जांपल देखा। अब कॉपर की जगह मरकरी हो जाए, सिल्वर हो जाए, गोल्ड हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव हो गया और जो मेटल है वो क्या है, कम रिएक्टिव है। तो आपने क्या देखा कि अगर मेटल, धातु हाइड्रोजन से नीचे है तो अम्ल से क्रिया नहीं होगी और हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, एसिड से रिएक्शन नहीं होगा और हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। लेकिन अगर मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है तो क्या होगा, एसिड से रिएक्शन होगा, अम्ल से रिएक्शन होगा, अभिक्रिया होगी और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। ठीक है, तो पहला टाइप का क्वेश्चन तो ये आता है आपके बोर्ड में। जैसे अभी बोला ना कि विच ऑफ दीज फॉलोइंग एलिमेंट्स विल नॉट गिव हाइड्रोजन गैस विद द रिएक्शन विथ एसिड। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा धातु है जो कि अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। तो अब देखेंगे जब ऐसा सवाल आएगा तो देखेंगे कि कौन सा तत्व ऐसा है जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है। तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि कॉपर नीचे है। तो जब कॉपर नीचे हो गया तो यही एक ऐसा तत्व है इन चारों तत्वों में जो कि हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं करेगा जब इसकी क्रिया अम्ल के साथ की जाए। क्लियर है, पहले टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का होता है कि मान लेते हैं रिएक्शन कौन कौन से पॉसिबल है। ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है कि KCl प्लस Na, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं। या फिर एक और एग्जांपल हम लिखते हैं NaCl और आपका हम लिख देते हैं Na और ये फिर HCl। ठीक है, और ये भी रिएक्शन लिख लेते हैं ऐसे ही, यहाँ पे K HCl और यहाँ पे फिर से हम लिख लेते हैं कॉपर और HCl। तो ये तीन रिएक्शन दे देगा। ठीक है, तीन रिएक्शन देने के बाद आपसे पूछेगा कि बताइए इन तीनों रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी क्रिया संभव है। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आए, ठीक है, तो क्या करना होगा आपको देखना होगा कि कौन कौन से एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व है। अब क्लोरीन नहीं देखेंगे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन मेटल है नहीं, नॉन मेटल है पर अधातु है, लेकिन इसको इसके साथ यहाँ पे रखा गया है तो हम हाइड्रोजन यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो हम देख रहे हैं पहले केस में हमको पोटेशियम और हाइड्रोजन के बारे में देखना है। ठीक है, तो पोटेशियम और हाइड्रोजन में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, ज़्यादा सक्रिय कौन है। नो डाउट पोटेशियम ज़्यादा सक्रिय है। अगर पोटेशियम ज़्यादा सक्रिय है इसका मतलब क्या है कि पोटेशियम जब लड़ाई होगी तो हाइड्रोजन से जीत जाएगा, और अगर जीत गया तो क्या बन जाएगा, KCl प्लस H2 गैस। ये रिएक्शन ने बैलेंस कर दिया है। ठीक है, मतलब क्या है, रिएक्शन पॉसिबल है। दूसरा, सोडियम और हाइड्रोजन यहाँ पे है, सोडियम और हाइड्रोजन है। अब देखिए ऊपर कौन है, सोडियम ऊपर है। अगर सोडियम ऊपर है तो ये फिर से क्रिया हो जाएगी NaCl प्लस 1/2 H2। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉपर है और हाइड्रोजन है। ठीक है, कॉपर है और हाइड्रोजन है। तो हो क्या रहा है कि अब कॉपर नीचे है और हाइड्रोजन ऊपर है। लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, हाइड्रोजन जीतेगा। अब अगर हाइड्रोजन जीत रहा है तो कॉपर की चलेगी नहीं, और कॉपर की अगर चलेगी नहीं तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, बेसिकली ये रिएक्शंस ऐसे होते हैं। सवाल एक टाइप का ये हो जाएगा कि कौन से रिएक्शन पॉसिबल, कौन से रिएक्शन नहीं पॉसिबल है, कौन सी क्रिया संभव है, कौन सी क्रिया नहीं संभव है। तो कौन सी क्रिया संभव होगी, जब आपका यौगिक जो कंपाउंड होगा, ठीक है, उसमें जो आपका पॉजिटिव पार्ट है, जो धनात्मक भाग है, वो सक्रियता श्रेणी में ऊपर या नीचे है, जो आपका बगल में एलिमेंट दिया गया है। इस बात पे निर्भर करेगा कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। जैसे यहाँ पे पोटेशियम ऊपर था तो क्रिया संभव है। ठीक है, लेकिन अभी यही पोटेशियम देखिए कॉपर नीचे है तो क्रिया संभव नहीं है।
अभी हम यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लें, जैसे देखिए हम लिख लेंगे अगर KCl और H2 गैस, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या क्या है, पॉजिटिव पार्ट देखिए K हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया। कौन ऊपर है, पोटेशियम ऊपर है, लड़ाई में कौन जीतेगा, पोटेशियम जीतेगा, तो ये क्रिया संभव ही नहीं है। क्लियर है, तो जो ऊपर रहेगा उसी की बात मानी जाएगी, ठीक है, वही स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। तो एक टाइप का तो रिएक्शन हो गया कि आपको पहचानना होगा कि कौन सी क्रिया संभव है और कौन सी क्रिया नहीं संभव है। दूसरा, कभी कभी ऐसे बोल देता है, जैसे ये सवाल जो लिखा गया था ना, ये कुछ ऐसे था, घुमा फिरा के भी सवाल दे सकता है। मान लीजिए कहा जाए कि आपके पास एक HCl सोल्यूशन है, ठीक है, HCl का 1 विलयन है। अगर आप इसमें कॉपर डाल दें, कॉपर डाल देते हैं तो क्या होगा। अगर आप HCl के सोल्यूशन में, HCl के विलयन में कॉपर का स्क्रैप डाल दें, कॉपर की छीलन डाल दें, तो क्या होगा, क्रिया होगी कि नहीं होगी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पहले कौन प्रेजेंट था, HCl प्रेजेंट था, हाइड्रोजन आयन है इसमें, कॉपर बाद में आ रहा है। ज़्यादा मजबूत कौन है, कॉपर या हाइड्रोजन, तो जाहिर सी बात है कॉपर कम मजबूत है, हाइड्रोजन ज़्यादा मजबूत है। तो बात किसकी मानी जाएगी, जो पहले से प्रेजेंट था, मतलब जो ज़्यादा मजबूत है ना। भाई हाइड्रोजन ज़्यादा मजबूत है तो हाइड्रोजन की बात मानी जाएगी। अब कॉपर आएगा तो एक किनारे पड़ा रहेगा, रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है, ये रिएक्शन क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अभी इसी HCl में हम क्या कर दें, डाल दें हम आयरन, ठीक है, आयरन डाल दें, मतलब लोहे की कील डाल दे रहे हैं। तो अब देखिए HCl पहले से प्रेजेंट था, HCl का घर था, इसमें आयरन आ गया, ठीक है। ज़्यादा मजबूत कौन है, आयरन मजबूत है। कैसे पता चला, ये देखिए यहाँ आयरन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो श्रेणी में आयरन क्या है, ऊपर है। अब अगर आयरन ऊपर है तो आयरन की बात मानी जाएगी। तो आयरन क्या करेगा, ये आयरन हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा और खुद क्या बना लेगा, FeCl3 बना लेगा, ठीक है। तो सवाल ऐसे पूछा जाता है, पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। ये हो जाएगा, ये लिखा जाए 3HCl, ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं 3/2H2, ठीक है। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। क्लियर है। तो सवाल कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि बताइए क्या होगा कि अगर हम जिंक को फेरिक क्लोराइड के विलयन में डालते हैं, या कि व्हाट विल हैपन इफ वी पुट जिंक इनटू द फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन। ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। तो आप सवाल से डरना नहीं है, ठीक है। क्या है, अगर ऐसा सवाल आता है तो करना क्या है, देखिए सवाल ये है आपका कि व्हाट विल हैपन इफ वी पुट जिंक इनटू द फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन। क्या होगा अगर हम फेरिक क्लोराइड में जिंक डालें, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से सवाल देखेंगे, दिमाग में ये फोटो बनाएंगे, ठीक है। पहले क्या था हमारे पास, फेरिक क्लोराइड था, ठीक है। अब उसमें क्या कर रहे हैं, जिंक डाल रहे हैं, ठीक है। यही काम हमने किया है। सवाल है ना, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि व्हाट विल हैपन इफ वी पुट जिंक इनटू द फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन। क्या होगा अगर हम फेरिक क्लोराइड के विलयन में जिंक डाल देते हैं। क्लियर है। तो फिर होगा ये, देखते हैं कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन ज्यादा स्ट्रांग है, किसकी सक्रियता ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे क्या है, जिंक, ठीक है। देखिए जिंक ऊपर है और आयरन क्या है, नीचे है। बात किसकी मानी जाएगी, जिंक की मानी जाएगी। तो अधिक ज्यादा मजबूत चीज अंदर आ रही है ना, तो जो ज्यादा स्ट्रांग होता है उसकी बात मानी जाती है। तो अब जिंक क्या करेगा, फेरिक क्लोराइड में से आयरन को भगा देगा, बाहर निकाल देगा, और खुद क्या करेगा, सॉल्यूशन बना लेगा FeCl3, और ये बन जाएगा जिंक क्लोराइड, और ये आपका आयरन बाहर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी, जिंक की सक्रियता ज्यादा है। जिसकी सक्रियता ज्यादा होती है वही यहाँ पे रिएक्शन करता है, ठीक है भाई। जिंक को रिएक्शन करने के लिए, क्रिया करने के लिए आयरन को भगाना पड़ेगा, और जिंक ऐसा कर सकता है क्योंकि जिंक सक्रियता श्रेणी में, रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से ऊपर है। क्लियर है, ठीक है।
लेकिन अगर यही काम उल्टा हो जाए, अगर यही काम ऐसे हो जाए कि आपके पास जिंक क्लोराइड का सलूशन है, ठीक है, आपके पास क्या है, जिंक क्लोराइड का सलूशन है, और आप इसमें आयरन डाल रहे हैं, ठीक है, उल्टा कर दिया, सवाल उल्टा कर दिया। पहले क्या है, जिंक क्लोराइड है, आप उसमें आयरन डाल रहे हैं। ज्यादा सक्रियता, ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, देखिए जिंक की ज्यादा रिएक्टिविटी है, ठीक है, जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है। अब आयरन को अगर रिएक्शन करना है तो जिंक को धक्का देना पड़ेगा, क्लियर है, अगर आयरन को रिएक्शन करना है तो जिंक को धक्का देना पड़ेगा, और आयरन अगर ऐसा कर पाए तो जरूर करता है, लेकिन आयरन मजबूर है, नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी कम है ना भाई। जिंक से रिएक्शन, इस कंपाउंड से रिएक्शन करने के लिए आयरन को जिंक को धकेलना पड़ेगा, लेकिन जिंक बहुत मोटा तगड़ा हो गया है, ठीक है, वो क्या करेगा, नहीं हटेगा, और आयरन के पास इतनी शक्ति नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो जिंक को ढकेल पाए, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये तीसरा टाइप हो गया, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं। अब देखिए, जब आप ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी कम होती है, ठीक है, या फिर ऑक्सीकृत होने की क्षमता में कमी आती है, ठीक है। आपको ऐसे दे देगा कि बताइए पोटेशियम है, सोडियम है और सिल्वर है और आपके पास आयरन है, ये चार तत्व आपको दे दिए गए, चार एलिमेंट दे दिए गए, पूछा गया बताइए इसमें से सबसे मुश्किल से कौन ऑक्सीडाइज होगा, सबसे मुश्किल से कौन सा तत्व इसमें ऑक्सीकृत होगा। तो अभी आपको बताया ना कि जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो ऑक्सीकृत होने में दिक्कत आती है, ऑक्सीडाइज होने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो सबसे नीचे देखिए कौन है, सबसे नीचे क्या है, सिल्वर है, तो सबसे मुश्किल सिल्वर को आएगी ऑक्सीडाइज होने में, ठीक है। और ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है कि सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन निकाले और क्या बना ले, सिल्वर प्लस आयन बना ले, क्लियर है, ठीक है। क्या है, फिर से बता देते हैं कि ऐसे एक क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे, ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे। जब आप इस वीडियो को देखें तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप कॉपी पेन लेके बैठें और चीज़ों को नोट करते जाएं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बताइए चार एलिमेंट्स हैं, चार तत्व हैं, या चार धातुएं आप, या चार मेटल, जो भी आप बोल सकते हैं, और बताइए इसमें से सबसे मुश्किल किसको होगी ऑक्सीडाइज होने में, ऑक्सीकृत होने में, तो किसको होगी, सिल्वर को होगी, क्यों, क्योंकि जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो ऑक्सीकृत होने में दिक्कत होती है, ऑक्सीडाइज होने में प्रॉब्लम आती है, और सिल्वर क्या है, इन चारों में सबसे नीचे है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप नीचे से ऊपर जाएं तो ऑक्सीकृत होने में आसानी होगी, ऑक्सीडाइज होने में आसानी होगी, ठीक है। अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो अपचयित होने में आसानी होगी, मतलब रिड्यूस होने में आसानी होगी, ठीक है। अब रिड्यूस होने का मतलब क्या है, जैसे ये सिल्वर आयन बना ना, रिड्यूस होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेना, देखिए ये रिडक्शन का प्रोसेस है, ये अपचयन का प्रोसेस है, ठीक है। क्या है कि अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे तो अपचयन आसान हो जाता है, रिडक्शन आसान हो जाता है, क्लियर है। लेकिन अगर आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो अपचयन मुश्किल हो जाता है, रिडक्शन क्या होता है, बड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मुश्किल काम होता है। तो एक सवाल ये पूछ सकता है कि बताइए इन्हीं चार तत्वों में, इन्हीं चार एलिमेंट्स में सबसे आसानी से कौन रिड्यूस होगा, सबसे आसानी से कौन रिड्यूस होगा, तो कौन रिड्यूस होगा, सिल्वर रिड्यूस होगा, क्यों, क्योंकि आप देखिए जब आप ऊपर से नीचे आ रहे थे तो अपचयन जो हो रहा था वो आसानी से हो रहा था, जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी थी, जो रिड्यूस होने का जो टेंडेंसी था वो क्या था, ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। तो ये आपका होगा रिएक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी। क्या है, तत्वों को उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे, उनकी सक्रियता के आधार पर प्लेस किया गया है, आप इस सीरीज को याद कर लेंगे, और जो ऊपर रहेगा उसकी बात मानी जाएगी, ठीक है, वही क्या करते हैं, उसी की दादागिरी चलेगी, वही रिएक्शन कर पाएगा, वही दूसरे को धक्का दे के बाहर निकाल पाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता रखी हैं। आप ऊपर से नीचे आएंगे तो ऑक्सीकरण थोड़ा सा आसान हो जाता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस थोड़ा सा आसान हो जाता है, और अगर आप नीचे से ऊपर जाएं तो ऑक्सीडेशन मुश्किल काम हो जाता है, ऑक्सीकरण मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप ऊपर से नीचे फिर आएँ तो
रिडक्शन क्या होता है, आसान हो जाता है, अपचयन आसान हो जाता है, लेकिन अगर नीचे से ऊपर जाए तो अपचयन मुश्किल काम हो जाता है। रिडक्शन क्या होता है, मुश्किल काम हो जाता है। तो ये आपकी रिएक्टिविटी